आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस बच्चों के अंदर होने वाली बीमारी है जिसके अंदर उनका क्या होता है, सिर बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर CSF का प्रेशर बढ़ जाता है और CSF के प्रेशर में वॉल्यूम बढ़ने के कारण उन बच्चों का जो सिर है या हेड है वो बड़ा हो जाता है, उसकी साइज़ बड़ा हो जाती है जिसको हम हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। हाइड्रोसिफिलस इसको बोलते हैं। ये कंजेनाइटल बीमारी भी हो सकती है, मदर्स के वूम में और जन्मजात भी बीमारी हो सकती है। तो हाइड्रोसिफिलस में हम एक मेडिसिन देते हैं जिससे CSF का प्रेशर कम हो जाता है और बच्चे का जो सिर है उसके अंदर CSF का प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, जिसके कारण सिर बड़ा हो गया था तो वो भी उसकी भी साइज़ जो होती है डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं उसके अंदर और उसमें संट लगाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन संट लगाता है वेंट्रिकल पेरिटोनियल संट, मोस्ट कॉमन संट VP संट जिसको बोलते हैं, वो संट इसके अंदर लगाते हैं ताकि ICP का प्रेशर कम हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से हाइड्रोसिफिलस की। इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ CSF विद इन द ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है, CSF का वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर और इसको हमने दो भागों में डिवाइडेड किया है। एक में ये इंटरनल भी हो सकता है और दूसरा ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल हाइड्रोसिफिलस जो बाहर से होता है और इंटरनल जो अंदर से होता है, ब्रेन के अंदर वाले पार्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर इन द इंटरनल टाइप देयर इज इरेगुलर डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल स्पेस। जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल्स, उनके अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पर जो रेगुलर अगर और वेंट्रिकल की साइज़ में डायलेशन या हो रहा है, यानी डायलेट हो रही है वो साइज इरेगुलरली, वेंट्रिकल का स्पेस की जो साइज इरेगुलरली बढ़ रही है, डायलेट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल हाइड्रोसिफिलस। नेक्स्ट उसके बाद में वेंट्रिकल साइड विद इंक्रीज कैरिनियल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैरिनियल प्रेशर। एंड इन द एक्सटर्नल टाइप देयर इज लोकलाइजेशन कलेक्शन ऑफ CSF इन द सब आर्कनोइड स्पेस। वेंट्रिकल में जो आप बात करते हैं अगर साइड हाइड्रोसिफिलस की एक्सटर्नल पार्ट की, तो एक्सटर्नल पार्ट के अंदर लोकलाइजेशन एक पार्टिकुलर एरिया जिसको सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं, वहाँ पर CSF का कलेक्शन बढ़ जाता है, जिससे जो बच्चे की सिर की हाइट वो बढ़ जाती है, जिसको हम हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। और कौन सा हाइड्रोसिफिलस, एक्सटर्नल हाइड्रोसिफिलस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं CSF इज नॉर्मली प्रोड्यूस द कैरोइड प्लेक्सस दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF इज 120 to 150 ml। इसका नॉर्मल होता है 120 से 150 ml नॉर्मल होता है CSF। नेक्स्ट अगर इसके टोटल वॉल्यूम की बात की जाए नॉर्मली तो 500 to 700 पर डे ये नॉर्मल प्रोड्यूस होता है CSF का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कैरोइड प्लेक्सस से इसका प्रोडक्शन होता है और सब आर्कनोइड स्पेस में आके ये एब्जॉर्ब होता है। अब CSF कब बढ़ेगा, या तो कैरोइड प्लेक्सस के अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो CSF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर सब आर्कनोइड स्पेस में कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इन दोनों कंडीशंस के अंदर पेशेंट के अंदर आपको CSF का वॉल्यूम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसकी कोज फैक्टर देखते हैं, पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो। जो CSF का फ्लो होता है, जैसे कैरोइड प्लेक्सस से प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में ये थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है, उसके बाद में ये सब आर्कनोइड स्पेस में आके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको फ्लो के अंदर, बिल्कुल एक पूरा पाथवे होता है, उस पाथवे के अंदर अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ये हाइड्रोसिफिलस को कोज कर सकता है। नेक्स्ट है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF का नॉर्मल प्रोडक्शन हमने बताया हुआ है यहाँ पर 120 या 150 ml, यानी कि पूरे डे के अंदर 500 to 700 पर डे ये CSF का प्रोडक्शन होता है। अगर इसका प्रोडक्शन 500-700 से लेकर अगर ये बढ़ गया है ज़्यादा, 1500 से 1700 ml तक बढ़ गया है, तो ओवर प्रोडक्शन के कारण भी पेशेंट के अंदर हाइड्रोसिफिलस हो सकता है।
नेक्स्ट इसके बाद करते हैं डिफिशियंसी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। जो ये रीअब्जॉर्ब होता है, जैसे कैरोइड प्लेक्सस के अंदर जाके ये सब एर्गोनॉइड स्पेस के अंदर जाकर रीअब्जॉर्ब होता है। तो अगर रीअब्जॉर्ब भी वहाँ पर नहीं हो रहा तब भी CSF का वॉल्यूम बढ़ेगा बॉडी के अंदर और पेशेंट को हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे आपको। देयर आर इरेगुलर डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल विथ थिनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्रेन। अब आपके जो वेंट्रिकल्स है, जैसे कि लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, ये डायलेट होंगे तो क्या होंगे, इरेगुलर डायलेट होंगे और इनकी जो स्ट्रेचिंग है ब्रेन की स्ट्रेच, तो ब्रेन स्ट्रेचिंग होगा और थिनिंग हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थिन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगी आपकी CSF का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या CSF को प्रोडक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा पूरे पाथवे के अंदर, जिससे हाइड्रोसिफिलस को हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। अब देखो ब्रेन के अंदर स्ट्रेचिंग हो रही है यानी ब्रेन इरिटेट हो रहा है, तो साइन यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे। न्यूरोलॉजिकल साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है वो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब ब्रेन का जैसा पार्ट वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा उस पार्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं साइंस ऑफ फर्स्ट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अगर पेशेंट का पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा अगर कंप्रेस हो रहा है हाइड्रोसिफिलस के वॉल्यूम के बढ़ने के कारण, तो पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि ब्रीथिंग को मेंटेन करने का काम पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, ब्रेन का काम होता है पेशेंट को बिल्कुल सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ब्रेन का वो क्या करता है, पेशेंट को बिल्कुल कूल क्लेम रखता है, आराम से आसानी से कोई दिक्कत उसको नहीं आती, नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर ब्रेन में दिक्कत आ रही है तो पैरासिम्पैथिक में भी दिक्कत आएगी और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दिक्कत आएगी तो पेशेंट इरिटेट रहेगा। इरिटेबिलिटी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, चिड़चिड़ा रहेगा, थोड़ी सी बातों पर वो गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। ब्रेन का एक काम है पेशेंट को एक्टिव रखना, तो ब्रेन के अंदर दिक्कत आ रही है तो पेशेंट को ड्राउजीनेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पुअर फीडिंग, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन साइन अगर देखने को मिलेगा आपको तो देखने को मिलेगा पुअर फीडिंग। कोई सा भी इन्फेक्शन हो बच्चा जल्दी से पुअर फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम लैक ऑफ मसल्स में भी स्टिफनेस, मसल्स में यहाँ पर स्टिफनेस आपको देखने को मिल सकता है। स्टिफनेस आएगी मसल बिल्कुल वहाँ पर जकड़न आ जाएगी, जैसे सीजर्स के अंदर आती है, एपिलेप्सी के अंदर आती है, वो साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सीजर्स यहाँ पर आ गया। सीजर्स का मतलब होता है इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के अंदर एक्टिविटी जो बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं सीजर्स, और जब सीजर्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। तो सीजर्स में जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है ब्रेन की तो उसको सीजर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ रही है ब्रेन की क्योंकि CSF का वॉल्यूम के कारण वहाँ पर उसको कंप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट साइन सिम्टम देखते हैं यहाँ पर वीकनेस, वॉकिंग डिफ़िकल्टी, पेशेंट को चलने में दिक्कत आएगी यहाँ पर और कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट। नेक्स्ट पेशेंट को हेडेक भी होगा और लेक ऑफ एपेटाइट होगी, भूख की कमी पेशेंट का देखने को मिलेगी और ICP पेशेंट का बढ़ेगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो 0 से 15 mmHg होता है वो पेशेंट का यहाँ पर बढ़ जाएगा, पेशेंट को हाइड्रोसिफिलस होता हो। नेक्स्ट में 2 साइन और आता है, डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट। ये दोनों साइन न्यूरोलॉजिकल साइंस है, बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। एक के अंदर पूरी बॉडी में फ्लेक्चर हो जाता है, दूसरे में पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका था हाइड्रोसिफिलस। नेक्स्ट इसके बाद हम कल हाइड्रोसिफिलस के बाद कल हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।